Hello everyone. So welcome to my channel Ms. Botanophilic, and in today's video I'll be telling you about the Bentham and the Hooker system of classification. So we know that in case of MSc we have three different type of classification: the Bentham-Hooker classification, Hutchinson classification, and Takhtajan classification. The first classification that I'm explaining in this video is Bentham and Hooker, and I'll try to make the other two classification videos also. So without wasting time, let's get started. So नाउ इन दिस टॉपिक फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट अबाउट द बेसिक इंट्रो पार्ट. तो मैं पहले आपको इंट्रो बताती हूँ कि आपको इंट्रो में क्या लिखना है कि दिस पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. दिस मोड ऑफ क्लासिफिकेशन इज फॉलोड इन इंडिया, यूनाइटेड किंगडम एंड सेवरल अदर कॉमनवेल्थ कंट्रीज. इट इज़ यूज्ड इन हर्बेरिया एंड बॉटनिकल गार्डन ऑल ओवर द वर्ल्ड. ठीक है, तो ये जो हमारा बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, ये नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पे बेस्ड होता है. नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वो क्लासिफिकेशन होता है जो एनाटॉमिकल, बायोकेमिकल, साइटोलॉजिकल या फिर मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करता है. तो कभी कभी एग्जाम में इनडायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को एक्सप्लेन करो, तो उसमें हम लोग बेंथम एंड हुकर का एक्सप्लेन करते हैं. और जब फाइलोजेनेटिक आता है तो वहाँ पे आप लोग या तो हचिंसन का एक्सप्लेन कर दो, या फिर सबसे बेस्ट जो मॉडर्न आता है उसमें तख्ताजान का क्लासिफिकेशन आता है. तो अभी हम लोग नेचुरल पढ़े तो इस पर फोकस करते हैं. अब जनरली क्या है, इस क्लासिफिकेशन को दो साइंटिस्ट ने कंबाइनली प्रपोज किया था. एक थे जॉर्ज बेंथम और दूसरे थे सर जोसेफ डेल्टन हुकर. ठीक, तो ये दोनों का नाम पता होना बहुत ज़रूरी है कि इन दोनों ने कंबाइनली बेंथम और हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को एक्सप्लेन किया था. सबसे पहले इन्होंने इसको पब्लिश किया था जेनेरा प्लांटेरम में इन 3 वॉल्यूम में इन्होंने इसको पब्लिश किया था, जिसमें 202 ऑर्डर्स थे और 97,205 स्पीसीज थी. उसके बाद से इनकी क्लासिफिकेशन का एक स्पेसिफिक कैरेक्टर ये होता है कि इन्होंने अपने क्लासिफिकेशन में ऑर्डर को एक दूसरे वर्ड यानी कि कोहोर्ट से रिफर कर रखा है और फैमिलीज को इन्होंने ऑर्डर बोला है. तो ये चीज़ आप मेंशन करना कि इनका जो ओरिजिनल क्लासिफिकेशन था वहाँ पे उन्होंने ऑर्डर्स की जगह पे कोहोर्ट वर्ड यूज़ किया था और फैमिलीज को वो लोग ऑर्डर बोल रहे थे. ठीक, उसके बाद से सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि फेनरोगैम्स को 3 क्लासेस में डिवाइड किया. पहली क्लास थी डाइकोटिलडोन्स, दूसरी क्लास थी जिम्नोस्पर्मेई और तीसरी क्लास थी मोनोकोटिलडोन्स. ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने डाइकोटिलडोन्स का कैरेक्टरिस्टिक लिखा है कि डाइकोटिलडोन्स में कैसी होती है, रेटिकुलेट वेनेशन होती है. इसमें 2 कोटिलडोन प्रेजेंट रहता है और टैपरूट सिस्टम प्रेजेंट रहता है. वहीं पे जो मोनोकॉट होता है वो उसके ऑल्टरनेट कैरेक्टरिस्टिक शो करता है, मतलब कि यहाँ पे पैरेलल वेनेशन होती है. यहाँ पे 2 कोटिलडोन्स की जगह क्या होता है, मोनोकोटिलडोन्स में सिंगल कोटिलडोन प्रेजेंट रहता है. अगर डाइकोटिलडोन्स में टैपरूट सिस्टम है तो मोनोकोटिलडोन्स में कैसी होती है, यहाँ पे हम लोग की होती है फाइब्रस रूट सिस्टम. तो ये पहला बेसिक फीचर था कि इन्होंने क्या किया कि फेनरोग्राम्स को 3 क्लासेस में डिवाइड कर दिया, डाइकोटिलडोन, जिम्नोस्पर्मेई और मोनोकोटिलडोन. अब हम इसके आगे थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे इन तीनों को उन्होंने आगे फर्दर ऑन कैसे क्लासीफाई किया. तो वैसे आपने इतना सब नहीं पढ़ना है, बिकॉज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में हम कभी डिटेल में क्लासिफिकेशन एक्सप्लेन नहीं करते. दो उसके कुछ पॉइंट्स को हमें, जैसे मेरिट है, डिमेरिट है, थोड़ा इंट्रो पार्ट है, अगर हम उसको भी एक्सप्लेन करते तो आराम से हमें नंबर मिल जाते हैं. लेकिन आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैं आपको बताऊंगी इसमें आपने कितना पढ़ना है. तो सबसे पहले आपने लिखना है कि डाइकोटिलडोन्स को उन्होंने, ये जो क्लास डाइकोटिलडोन्स थी इसको 3 सब क्लासेस में डिवाइड किया. 3 सब क्लासेस कौन सी थी, पॉलीपेटली, गैमोपेटली, मोनोक्लेमाइडी. पॉलीपेटली मतलब पेटल्स कैसे हैं, फ्री है. गैमोपेटली मतलब पेटल कैसे है, फ्यूज्ड है. मोनोक्लेमाइडी मतलब कि पेटल और सेपल में कोई डिफरेंस नहीं है, वो दोनों फ्यूज होकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको पेरियंथ बोलते हैं. और ये जो पेरियंथ होती है इसकी यूनिट को क्या बोलते हैं, टैपल बोलते हैं. तो आप ये चीज़ इन तीनों में मेंशन करो. उसके बाद से आप आओ पॉलीपेटली की तरफ. पॉलीपेटली को उन्होंने 3 सीरीज पे डिवाइड किया, थैल्मीफ्लोरी, डिस्कीफ्लोरी, केलाइसीफ्लोरी. तीनों का मतलब पता होना सबसे इंपॉर्टेंट. थैल्मीफ्लोरी देखो, टी के साथ साथ क्या आता है, एस आता है ना, एस और टी एकदम साथ में लाई करते हैं. तो थैल्मीफ्लोरी मतलब कि सुपीरियर ओवरी है. केलाइसीफ्लोरी और जो आई होता है, सी और आई थोड़ा पास पास आते हैं, तो केलाइसीफ्लोरी मतलब इन्फीरियर ओवरी होती है. डिस्कीफ्लोरी मतलब कि ओवरी ना ही इन्फीरियर है ना ही सुपीरियर है, वो एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर प्रेजेंट है. ठीक, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जो स्टेमन, सेपल, पेटल या फिर जो हमारी ओवरी होती है वो एक ही लेवल पे आती है, तो ना ही यहाँ पे ओवरी इन्फीरियर बोलते हैं ना ही उसको सुपीरियर बोलते हैं. अगली चीज़ जो आप इसमें मेंशन करोगे, ऑर्डर्स. थैल्मीफ्लोरी में 6 ऑर्डर, डिस्कीफ्लोरी में 4 ऑर्डर और केलाइसीफ्लोरी में 5 ऑर्डर. देन यू विल मेंशन द फैमिली. थैल्मीफ्लोरी में 34 फैमिलीज, 22 फैमिलीज, 29 फैमिली. अब आपको ये ऑर्डर लिखने की ज़रूरत नहीं है. अब मैं इसकी, आपने क्या करना है कि बस फर्स्ट ऑर्डर और लास्ट ऑर्डर मेंशन कर देना है. ठीक, तो उसकी मैं आपको ट्रिक बताती हूँ कि थैल्मीफ्लोरी में आप कैसे याद कर सकते हो. इसमें आप राम वर्ड से याद कर सकते हो, राम. ठीक है, राम होता है यानी कि रेनेल्स और एम फॉर मालवेल्स. फिर डिस्कीफ्लोरी में आओ, गीसा,
यहाँ पे गीता नहीं गीसा है, ठीक है। राम और गीसा की वेडिंग हुई है तो आप लोग रसगुल्ला खाओगे ना खुशी के उसमें, तो वही चीज़ है। राम याद करो आप थैल्मीफ्लोरीक्ले, डिस्कीफ्लोरे गीसा, गीसा मतलब जिरेनियल्स और लास्ट क्या है सेपेंडियल्स, ठीक है। तो जिरेनियल्स टू सेपेंडियल्स लिखोगे। वैसे यहाँ पे रेनियल्स टू मालवेल्स। फिर लास्ट के लिए ट्रिक है रोसम, ROSUMB। रॉस मतलब रोजेल्स, मतलब अम्बेलेल्स, ठीक है। तो ये ट्रिक से आप याद करो कि ऑर्डर यहाँ पे रेनेल्स से मालवेल्स होता है, गीसा मतलब फ्रॉम जिरेनियल्स टू सेपेंडेल्स, और कैलाइसी फ्लोरे में हमने यूज़ किया रोसम यानी कि रोजेल्स से अम्बेलेल्स तक, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाओ अब गैमोपेटली की तरफ। अब ये जो गैमोपेटली होता है इसको इन्होंने 3 सीरीज पे डिवाइड किया। इन्फेरेई, ठीक है। आप किसी क्लास के अंदर एंटर करते हो तो सबसे पहले आप हाई करते हो, लेकिन आगे वाला बहुत एटीट्यूड में है तो वो आपको डायरेक्ट बाय बोलेगा, ठीक है। तो इन्फेरेई, आप अंदर गए क्लास के, आपने हाई बोला, हेट्रोमेरेई बोला। सीरीज में याद करो, हमेशा ये चीज़ सीरीज में लिखनी चाहिए, कभी भी ऊपर नीचे हुआ तो आपका क्लासिफिकेशन गलत माना जाएगा, ठीक है। फिर आप लिखोगे बाई कार्पेलेटेई। तो नाम से क्लियर हो रहा है इन्फेरेई मतलब क्या होता है कि ओवरी कैसी है, इन्फीरियर है। हेट्रोमेरेई और बाई कार्पेलेई, हेट्रोमेरेई बाई कार्पेलेई दोनों में ही ओवरी सुपीरियर होती है। अब तो ये चीज़ आप याद रखो। इसके ऑर्डर्स में आप जस्ट मेंशन कर सकते हो कि यहाँ पे 3 ऑर्डर है, यहाँ पे भी 3 ऑर्डर है, और बाई कार्पेलेई में कितने हैं, 4 ऑर्डर है। इसके बाद से आप आ जाओ सीधे मोनोक्लेमाइडेई के अंदर। उन्होंने मोनोक्लेमाइडेई को डायरेक्टली 7 सीरीज पे 8 सीरीज पे डिवाइड किया। तो हम इन 8 सीरीज के क्या है याद कर लेते हैं, नेम कैसे याद करना है ट्रिक के साथ। देखो मोनोक्लेमाइडी के अंदर भी मैंने एक छोटी सी ट्रिक यहाँ पे बनाई हुई है, जो कि अगर आपको याद होती है तो आपने सैंडविच खाया होगा। सैंडविच में क्या होता है कि ऊपर की और नीचे की लेयर बिल्कुल सिमिलर रहती है। तो वैसे ही आपने फर्स्ट और फोर्थ क्या है ट्रिक के साथ याद करना है कि फर्स्ट वाला कर्व एम्ब्रियो ही है, ठीक है, और नीचे वाला क्या है माइक्रो एम्ब्रियो नहीं है। तो ये सैंडविच के ऊपर की 2 लेयर है कि कर्व एम्ब्रियो और नीचे माइक्रो एम्ब्रियो। इनके बीच में जो स्टफिंग है वो मल्टीव्यूलेट है, मल्टीव्यूलेट एक्यूटेसी और मल्टीव्यूलेट टेरेस्टरिस, ठीक है। तो 4 आराम से याद हो गए, कर्व एम्ब्रिनेई, माइक्रो एम्ब्रिनेई, इनके बीच में क्या है हमारा मल्टीव्यूलेट एक्विटेसी, मल्टीव्यूलेट टेरेस्ट्रिस। फिर नीचे की तरफ आ जाओ, ठीक है, डेफिनेल्स बोलते हैं और ए क्लेमाइडोस्पोरेल्स, ठीक है। तो डेफिनेल्स और ए क्लेमाइडोस्पोरेल्स, इसके बाद से आप याद कर सकते हो। लास्ट वाला जो है ये होता है यूनिसेक्सुअल्स, और लास्ट वाला सबसे लास्ट का जो होता है वो एनोमोलाई हो जाता है, ठीक। तो अब इस ट्रिक से याद कर सकते हो कि पहला कर्व एम्ब्रिनेई आ जाता है, मल्टीव्यूलेट एक्विटेसी, मल्टीव्यूलेट टेरेस्ट्रिस, माइक्रो एम्ब्रिनी, डेफिनेल्स, ए क्लेमाइडोस्पोरे, यूनिसेक्सुअल्स और एनोमोली। तो आप इस ट्रिक से याद करो कि ये मोनोक्लेमाइडे की 8 सीरीज होती है। हमारी सेकंड क्लास जो कि जिम्नोस्पर्म में ही है। अब जैसे कि हम लोग एंजियोस्पर्म पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो जिम्नोस्पर्म में हमें ज़्यादा नहीं लिखना है, बिकॉज बेंथम एंड हुकर ने इसको डायरेक्टली 3 फैमिलीज पे डिवाइड किया था। एक था नीटेसी, कॉनिफेरेसी और साइकेडेसी, ठीक। अब हम लोग थर्ड क्लास की तरफ चलते हैं। जो क्लास थर्ड होता है इसमें हम लोग मोनोकोटिल डोनेई के बारे में पढ़ते हैं, जिसको उन्होंने डायरेक्ट 7 सीरीज पे डिवाइड किया था। तो इसके नेम हो जाता है माइक्रोस्पर्मेई, एपिगाइनेई, कोरोनरिएई, कैलाइसिनिएई, न्यूडीफ्लोरेई, एपोकार्पेई, ग्लूमेसी। तो यहाँ तक हमारा क्लासिफिकेशन का पूरा पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम पढ़ते हैं मेरिट और डिमेरिट। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो आप फिर मेरिट और डिमेरिट आराम से बना लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। वी हैव मेरिट। सबसे पहला और इजी पॉइंट हम लिखेंगे। आप यहाँ पे एक सिस्टमैटिक वे पे चलो, अगर आप इतने भी नहीं लिखते हो एटलीस्ट 5 मेरिट मेंशन करोगे तो बहुत है, ठीक है। सबसे पहला और ईजिएस्ट मेथड क्या होता है कि दे आर सूटेबल फॉर प्रैक्टिकल पर्पस एंड आइडेंटिफिकेशन पर्पस। सेकंड, फैमिलीज एंड जेनरा डिस्क्रिप्शन इज वेरी एक्यूरेट। Third, they are accepted by entire British Empire, India and other European countries in Herbaria. चौथा इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि द पोजीशन ऑफ डाइकॉट वाज प्लेस्ड बिफोर मोनोकॉट। जो डाइकॉट्स थे उनकी पोजीशन मोनोकॉट के पहले थी, एंड दिस कंडीशन इज सेड टू बी वेरी एक्यूरेट। आफ्टर दिस द बिगनिंग ऑफ सिस्टम फ्रॉम प्रिमिटिव ऑर्डर रेनेल्स इज वेरी करेक्ट, ठीक है। रेनेल्स को सबसे पहले रखना बिकॉज वो एक प्रिमिटिव ऑर्डर है, तो ये भी उनका एक मैरिट पॉइंट काउंट किया जाता है। उसके बाद से जितनी भी डिस्प्यूटेड फैमिलीज थी दे वर इंक्लूडेड इन ऑर्डर एनामोली। देन गैमोपेटली वॉज प्लेस्ड आफ्टर पॉलीपेटली। गैमोपेटली को पॉलीपेटली के बाद रखा गया बिकॉज जो गैमोपेटली यानी कि फ्यूज्ड पैटलिक कंडीशन होती है वो एडवांस कैरेक्टर होता है। आफ्टर दिस जो पॉलीपेटली थी उसकी 3 सीरीज थी, थैल्मीफ्लोरी, डिस्कीफ्लोरी, क्राइसीफ्लोरी। तो ये एक ग्रेजुअल शो करती है इवोल्यूशनरी ओरिजिन कि हाइपोगाइनस से एपिगाइनस ओवरी यानी किस तरीके से बन रही है, यानी कि सुपीरियर से इंफीरियर ओवरी किस तरीके से बन रही है। ये जो हमारा system of classification, it is based upon the natural system of classification. Then consider gymnosperm as a separate group from angiosperm. अब हम पढ़ लेते हैं कुछ demerits. Demerits सबसे पहले आ जाती है कि gymnosperm placed in between dicotyledone and monocotyledone which is extremely anomalous. तो उन्होंने क्या कर दिया था कि फर्स्ट क्लास उन्होंने डाइकॉट्स को दी, थर्ड क्लास उन्होंने मोनोकॉट को दी, और सेंटर वाली पोजीशन जिम्नोस्पर्म को दे दी। ये तो बहुत बड़ा क्या हो गया, इसमें एक डिमेरिट आ गया। तो पहला डिमेरिट सबसे मेन जो काउंट किया जाता है कि उन्होंने जिम्नोस्पर्म को डाइकॉट और मोनोकॉट के बीच में रख दिया था। उसके बाद से जो
मोनोकॉटिलडोन्स था, इनका क्लासिफिकेशन थोड़ा अननेचुरल था, क्योंकि आपने देखा कि हमने मोनोकॉटिलडोन को डायरेक्ट 7 सीरीज़ पे पढ़ा, ना ही उसकी ऑर्डर थी, ना ही उसकी कोई फैमिली थी। तो यानी कि इसका जो क्लासिफिकेशन था वो बिल्कुल ही अननेचुरल था। ये फैमिली ऑर्किडेसी इज एन एडवांस फैमिली बट इट इज गिवन अ प्रिमिटिव पोजीशन। ऑर्किडेसी जो होती है इसको एक एडवांस फैमिली बोला जाता है, लेकिन उन्होंने ऑर्किडेसी को क्या है, एक प्रिमिटिव फैमिली के फॉर्म में रखा है। इसके बाद से जो लिलिएसी और अमरियलिडेसी है, दे बोथ आर केप्ट अपार्ट। ये दोनों ही क्या होते हैं, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं, लेकिन उन्होंने अमरियलिडेसी और लिलिएसी फैमिली को काफी दूर रखा है एक दूसरे से। इनका जो मोड ऑफ क्लासिफिकेशन था वो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप पे डिपेंड नहीं करता था। फाइलोजेनेटिक मतलब क्या होता है कि जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप होती है बिटवीन ऑर्गेनिज्म, तो इन रिलेशनशिप्स पे इनका जो क्लासिफिकेशन था वो बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता था। इनका जो ग्रुप मोनोक्लेमाइडे था उसको हम बिल्कुल आर्टिफिशियल मानते थे, क्योंकि क्या था, वो उन्होंने एक आर्टिफिशियल तरीके से क्रिएट करा था। उसके बाद से एपोकार्पी पोजीशन इन मोनोकोटिलडोन इज इनकरेक्ट, दे मस्ट बी केप्ट इन फर्स्ट। आपने देखा होगा कि जो एपोकार्पी है वो 7th सीरीज में से 6th पोजीशन पे, उसको 6th पोजीशन दी गई है, लेकिन हम बोलते हैं कि जैसे जैसे हम नीचे की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि जो कैरेक्टर्स की होती है उसकी एडवांसमेंट होती रहती है। लेकिन एपोकार्पी मतलब कि फ्री कार्पल, ये जो फ्री कार्पल होता है ये एक प्रिमिटिव कैरेक्टर है, तो इन्होंने एपोकार्पी की जो पोजीशन है वो फर्स्ट देनी चाहिए थी, लेकिन फर्स्ट पोजीशन के बजाय इन्होंने क्या किया, उसको लास्ट की यानी कि एडवांस पोजीशन दे दी। तो ये इसका क्या हुआ, एक डीमेरिट पॉइंट बन गया। तो अगर आपका बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आता है तो आप आराम से इस टॉपिक को एक्सप्लेन करो, उसकी डेफिनेशन लिखो, कौन बेंथम एंड हुकर थे, साइंटिस्ट थे, राइट, उन्होंने जेनेरा प्लैंटरम में किस फॉर्म में उन्होंने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, कितनी फैमिलीज लिखी, कितनी ऑर्डर लिखी। उसके बाद से आप थोड़ा सा उसका एक फ्लो चार्ट वगैरह में दिखा दो, और जैसे ऑर्डर्स अगर आपको सब नहीं याद है तो आप फर्स्ट ऑर्डर टू लास्ट ऑर्डर लिख सकते हो। लाइक मी पर्सनली मैंने खुद ये चीज़ करी है कि मैं हमेशा ऑर्डर्स का फर्स्ट एंड लास्ट मेंशन करती हूँ। उसके बाद से आप मेरिट और डिमेरिट मेंशन करो, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जब भी क्लासिफिकेशन आता है, तो मेरिट डिमेरिट मिस नहीं करनी है। अगर मिस करेंगे तो एग्जामिनर जो है ऑब्वियसली बात है कि आपको स्कोर नहीं देगा। तो पहली चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट जाती है एग्जामिनर की माइंड में, कि जो मोड ऑफ क्लासिफिकेशन है वो किस चीज़ पे डिपेंड है। अगर आपने नेचुरल नहीं लिखा तो उसको आप हाईलाइट करते हुए लिखो थोड़ा, ठीक है, क्योंकि वो एक मेन पॉइंट कैरेक्टर, वो एक मेन पॉइंट कैरी करता है इस पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन में। उसके बाद से डेफिनेशन लिखो, मेरिट डिमेरिट करो, एंड देन फाइनली ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सो इफ द वीडियो इज हेल्पफुल प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, and thanks for supporting.